प्रणाम मित्रों। पिछले संवाद में हमने चर्चा की थी कि देश की वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हमने पाया था कि देश बहुत भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहा है। जहां एक और हम सीमाओं पर शत्रु देशों से घिरे हुए हैं, वहीं हमारे देश के भीतर बहुत सारे झगड़े हैं। हमारे प्रदेशों में अलगाववाद साफ साफ दृष्टिगोचर होता है। कई प्रदेश ऐसे हैं जो भयंकर अलगाववाद की भाषा बोलते हैं। हमारे लोगों में भाषाई विद्वेष है, हम लोगों में जातीय विद्वेष है। हम धर्म के नाम पर एक नहीं हैं, हम भगवान के नाम पर एक नहीं हैं, हम धर्म ग्रंथों के नाम पर एक नहीं हैं, हम किसी गुरुजी के नाम पर एक नहीं हैं। हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि आज हम बंटवारे के इस कगार पर आ गए हैं कि बेचारा बंटवारा भी हमसे लज्जित हो जाता, शर्मा जाता, कहता महाराज आप तो महान हो, आप जैसा बंटवारा मैं नहीं हूँ, आप तो भयंकर बंटवारा हो। ऐसी परिस्थिति में देश खतरे में है और हम एकजुट नहीं हैं, इसलिए देश की सुरक्षा आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम देश को सुरक्षित मान सकें। तब देश को कैसे सुरक्षित करें? तो पिछले संवाद में मैंने बात की थी कि देश की आबादी 140 करोड़ और देश में सेना केवल 40 लाख। क्या 40 लाख सेना से 140 करोड़ लोग सुरक्षित हैं? केवल बाहर के झगड़ों से नहीं, भीतर का सिविल वार भी सोचिए, क्योंकि भीतर के सिविल वार में मैं बार बार एक बात कहता हूं कि एक वर्ग ऐसा है जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम 100 करोड़ लोगों को देख लेंगे। और हम इतने असुरक्षित हैं कि हमारा लोकतंत्र, हमारी जुडिशरी इस आदमी को जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसे बाइज्जत बरी करती है। उसके सारे फुटेज उपलब्ध हैं, वीडियोस उपलब्ध हैं, लेकिन जुडिशरी कहती है, मिलोड कहते हैं कि ये कोई सबूत नहीं है। मतलब सबूत तब होगा जब ये करोड़ों लोगों का कत्ल कर देगा, तब आपको सबूत मिलेगा। क्या चाहते क्या हैं आप? ये स्थिति देश के भीतर की। अब सोचिए कि बच्चियां सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, माएँ सुरक्षित हैं, बहनें सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं और देश के प्रदेश और देश के भीतर का वातावरण, क्या ये सब सुरक्षित है? एक ताज़ा उदाहरण हमारे सामने यूक्रेन और रशिया का। रशिया ने हमला, उनका आपसी विवाद क्या है वो एक अलग विषय है। हम लोग रशिया के साथ हैं, रशिया हमारे साथ है, ये एक अलग विषय है। अभी आप उनके परस्पर कॉन्फ्लिक्ट को एक बार ध्यान से देखिए। यूक्रेन के भीतर 30 से 40% लोग रशियन रहते थे, यूक्रेनियन कम, रशियन ज़्यादा, 30 से 40%। एक तो इलाका ऐसा है जिसमें रशियंस की ही आबादी बसी हुई थी। जब रशिया ने हमला किया तो ये अंदर बसे हुए रशियंस ने यूक्रेन के खिलाफ काम किया और रशिया को मदद की, सेना को अंदर घुसने में मदद की, फिर सेना को हमला करने में सपोर्ट की, उन्हें रास्ते बताए, उनकी तरफ से हमले भी किए, सारे काम किए। अब ये चीज़ सोचिए कि 140 करोड़ लोगों पर जब बाहर से हमला बोला जाएगा, चीन और पाकिस्तान इकट्ठा मिलकर हमला बोल दें, अगर ऐसा हो जाए तो क्या 30 लाख सेना पर्याप्त रहेगी? 30 से 40, क्या 30-40 लाख सेना पर्याप्त रहेगी? नहीं लगता है कि 30-40 लाख सेना पर्याप्त रहेगी। सोचिए देश के भीतर 40 करोड़ गद्दार हैं, देश के भीतर 40 करोड़ लोग हैं जो इस ताक में बैठे हैं कि कब हमला होगा और कब ये सारे लोग हरे झंडे के नीचे आ जाएंगे, कब ऐसा हो कि ये सब हमारी उम्मत में शामिल हो जाएं। वो 40 करोड़ लोग अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। पहले भी इन्होंने हमारे लोगों को इस तरह बर्बाद किया है। आज इस देश में जो 40 करोड़ लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, किसी और के नहीं हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। बाहर से तो आए हुए दशमलव में हैं, ये तो हमारे हैं सारे जो कन्वर्ट किए गए हैं। पाकिस्तान में जितने रहते हैं वो सारे हमारे हैं, कन्वर्ट किए गए हैं। बांग्लादेश में जितने रहते हैं सारे हमारे हैं, कन्वर्ट किए गए हैं। ये सब हमारे हैं। अफगानिस्तान में जितने रहते हैं कन्वर्ट किए गए हमारे हैं। बलूचिस्तान में जितने रहते हैं कन्वर्ट किए गए हैं हमारे हैं। सिंध में जितने रहते हैं कन्वर्ट किए गए हमारे हैं। अरे इससे परे चले जाओ आप, ईरान इराक तक चले जाओ, ये सारा इलाका भारत ही तो था। लेकिन आज हम सिमटकर बहुत थोड़े से क्षेत्र में रह गए। लोग कहावतें गाते हैं, लोग कविताएं गाते हैं, कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये झूठी बात है। मिटी है तुम्हारी हस्ती मिटी है अफगानिस्तान से, तुम्हारी हस्ती मिटी है पाकिस्तान से, तुम्हारी हस्ती मिटी है बांग्लादेश से, तुम्हारी हस्ती मिटी है बलूचिस्तान से, तुम्हारी हस्ती मिटी है उज्बेकिस्तान से, तुम्हारी हस्ती मिटी है तुर्कमेनिस्तान से, तुम्हारी हस्ती मिटी है म्यांमार से, तुम्हारी हस्ती इतनी जगह से मिटी है। सिमटते 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 आज कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक सीमित हो गए हो, इतने से रह गए हो, इतने से। और अगर अब इसकी भी सुरक्षा के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे, आप लोग तैयार नहीं होंगे, तो भूल जाइए कि ये देश भी बचने वाला है। कल इस पाकिस्तान बनने में शायद जम्मू कश्मीर
शायद बांग्लादेश, ये पश्चिमी बंगाल या कोई और इलाका ऐसी ही स्थितियों में आए जैसी स्थितियों में दूसरे अलगाव होकर अलग अलग टुकड़े बन गए, अलग अलग देश घोषित हो गए। इसलिए ज़रूरत है कि जो पग पग भूमि हमारे माता पिता ने हमें दी है, कम से कम इतनी पग पग भूमि की तो हम रक्षा करें। और इस रक्षा के लिए हमें कम से कम मैं मानता हूं 10 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। इतना हम टारगेट रखें। अगर हम 5 करोड़ तक भी पहुंच जाते हैं तो मैं मानता हूं देश सुरक्षित हो जाएगा। इतनी बड़ी आर्मी की हमें ज़रूरत है। 10 करोड़ लोग अगर 140 करोड़ लोगों की रक्षा करेंगे, रक्षा हो जाएगी। उसके लिए मैं एक सुझाव आप लोगों को देता हूं और ये हमें करना चाहिए। इस पर मैं तर्क वितर्क करने के लिए तैयार हूं, इस पर आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। हम एक काम कर सकते हैं कि इस देश में एक अवैतनिक सेना बनाई जाए सरकार के द्वारा। मैं नहीं बना रहा हूं सेना, सरकार के द्वारा एक सेना बनाई जाए जो अवैतनिक सेना हो। और ये अवैतनिक सेना, ये टेरिटोरियल आर्मी देश के भीतर रहे, अपना काम करे। एक इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग का काम करे, डॉक्टर है अपनी डॉक्टरी करे, किसान है अपनी किसानी करे, दुकानदार है अपनी दुकानदारी करे। ये लोग अपने अपने घरों में रहकर काम करें, लेकिन ये लोग सेना का हिस्सा हों, इनके पास सेना के पद हों, ये सेना के बाकायदा अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, उसके रिक्रूट्स हों, उसके सैनिक हों, ये सेना का हिस्सा हों। यह अवैतनिक सेना हो जिसमें 15 दिन से लेकर 1 महीने की इनकी ट्रेनिंग हो। वो तय किया जा सकता है कितनी ट्रेनिंग हो। वो ट्रेनिंग हो इनकी जहाँ भी निकटस्थ छावनी हो, कैंटोनमेंट एरिया हो। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ तो यहाँ रुड़की एक कैंटोनमेंट एरिया है, मेरठ एक कैंटोनमेंट एरिया है, आगरा है एक कैंटोनमेंट एरिया, तो हिसार है कैंटोनमेंट एरिया। तो ये कई सारे आसपास जो हैं कैंट हैं, इन कैंट जो जहाँ भी नज़दीक छावनी है वहाँ इनकी साल भर में एक 15 दिन से 1 महीने की एक नियुक्ति लगे। ये वहाँ जाएं, अपने अपने पद पर काम करें, अपने अपने दायित्व पर काम करें। वो जो भी इनका शारीरिक प्रशिक्षण है, बौद्धिक प्रशिक्षण है, मानसिक प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण इन्हें उस अल्पकाल के लिए दिया जाए और उस प्रशिक्षण को लेकर ये वापस अपने घर चले जाएं। लेकिन जब भी देश को ज़रूरत हो, चाहे बॉर्डर पर और चाहे देश के भीतर सिविल वार के समय, इन लोगों की ज़रूरत महसूस होगी हम सबको और ये लोग अपना काम करेंगे, देश सुरक्षित होगा। इसलिए ज़रूरत है इस टेरिटोरियल आर्मी को। हमारे देश में चाहे जितनी बुरी बर्बादी आ गई हो, लेकिन अभी भी इतनी देशभक्ति जरूर बची हुई है कि आज भी आपको युवकों की लाइनें खड़ी मिली होंगी, कतारें खड़ी मिलेंगी, यदि आप सेना में अवैतनिक सेना बनाने के लिए तैयार हो और आह्वान करने के लिए तैयार हो। आज भी लोग समय देने के लिए तैयार हैं, देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आज भी लोग इस देश में 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो इस मिट्टी को अपनी मातृभूमि मानते हैं, अपनी पितृभूमि मानते हैं, अपनी पैतृक भूमि मानते हैं, अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं। अगर मैं उनकी बात छोड़ भी दूं, जो 40-35 करोड़ इस देश में ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इसे हम हरे रंग से पोत देंगे, अगर मैं उनकी बात छोड़ भी दूं तो अभी भी 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान हथेली पर लेकर इस देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो मैं सरकार से एक लोकतांत्रिक गुहार करता हूं कि एक अवैतनिक सेना बनाई जाए। सबसे पहला नाम मेरा लिखिए, मैं लिखवाए जाने के लिए तैयार हूं, उच्च पद पर नहीं, जिस लायक मैं हूं उस लायक मुझे सेना में लिखिए और मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं वो हर काम करूंगा जो मेरी सेना मुझे आदेश देगी, जो मेरे अधिकारी मुझे आदेश देंगे। 15-20 दिन की जो भी ट्रेनिंग हो, मैं इस आयु में भी उस ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार हूं, चाहे जितनी कठोर हो, मैं अपने देश के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे नहीं, इस देश के हर युवक को ये बात समझनी होगी और सरकार को ये बात समझानी होगी। अगर हम दुनिया को ये समझा सकते हैं कि स्मार्टफोन कितना ज़रूरी है, अगर हम दुनिया को ये समझा सकते हैं बिना कहे हम इस देश में हज़ारों करोड़ रुपए की शराब बेच सकते हैं, तो क्या हम इस देश में 10 करोड़ लोगों को इस देश का सैनिक नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? अगर हम इस देश में पिज्ज़ा को एंट्री दे सकते हैं, चाउमीन को एंट्री दे सकते हैं, बर्गर को एंट्री दे सकते हैं, अगर हम इस देश में उन लोगों को एंट्री दे सकते हैं जो आए ही इस देश की बर्बादी के लिए हैं, तो क्या हम 10 करोड़ लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते कि वो अवैतनिक सेना का हिस्सा बने? इसलिए सरकार को एक टेरिटोरियल आर्मी बनानी चाहिए जिसमें अवैतनिक सेना हो, जो वेतन नहीं ले, लेकिन जब ये बॉर्डर पर जाएं, जब ये सिविल वार में इनकी ज़रूरत पड़े तो ये वहाँ जाकर काम करें और देश की सुरक्षा का हिस्सा बने। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमारी शिक्षा में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। 2 शिक्षा, एक संस्कृत शिक्षा और एक सैनिक शिक्षा। संस्कृत शिक्षा की बात मैं शिक्षा संवाद में ही करूंगा। आज सुरक्षा संवाद की बात कर रहा हूं तो सुरक्षा संवाद में मैंने सैनिक शिक्षा की बात करूंगा। सैनिक शिक्षा को हम शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाएं और सैनिक शिक्षा का अंगभूत होकर इस देश को वो गति देगी, वो पंख लगाएगी, वो सुरक्षा देगी जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी।
सैनिक शिक्षा अनिवार्य की जाए और हथियार को किया जाए लाइसेंस फ्री। सरकार के द्वारा हथियार को लाइसेंस फ्री किया जाए। प्रजा सरकार से मांग करे कि हथियार को लाइसेंस फ्री करो। हथियार अगर लाइसेंस फ्री नहीं हुआ तो ये 10 करोड़ की टेरिटोरियल आर्मी आप और मैं नहीं बना सकते। ये तभी बना पाएंगे जबकि हथियार को लाइसेंस फ्री किया जाए। अब कई लोगों को समस्या होती है, आपने हथियार ला, अरे बाप रे क्या बात कर दी, हथियार लाइसेंस फ्री, लोग मार देंगे एक दूसरे को, सबके हाथ में हथियार आ जाएगा, सब एक दूसरे को मार डालेंगे। अरे भैया, मनुष्य तो समझदार प्राणी है, क्या गाय एक दूसरे को मार डालती है? सारी गाय के सिर पर परमपिता परमात्मा ने 2 सींग दिए हैं। इन सींगों से कितना दूध देती है गाय? क्या दूध देती है? ये सींग किस लिए दिए परमात्मा ने इसे? ये सींग दिए हैं सुरक्षा के। गाय को परमात्मा ने सुरक्षा का मौलिक अधिकार दिया है। चींटी जैसा छोटा जंतु होता है, उस पर दबाव पड़े तो दंश मारता है। उसे दंश किस लिए दिया परमात्मा ने? उसे भी परमात्मा ने सुरक्षा का मौलिक अधिकार दिया है। लेकिन सोचिए, क्या मेरी बेटी को जो सड़क पर जा रही है पढ़ने के लिए, उसे सुरक्षा का मौलिक अधिकार है? अगर किसी की बेटी दिल्ली जाकर तैयारी करती है किसी परीक्षा की, या दिल्ली जाकर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, या अहमदाबाद जाकर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, या बम्बई या केरल या किसी और देश में, किसी और प्रदेश में जाकर वो पढ़ती है, क्या उसके पास सुरक्षा का मौलिक अधिकार है? लोग कहते हैं वो पुलिस को फ़ोन करे। अरे भैया, कब वो पुलिस को फ़ोन करेगी, कब पुलिस फ़ोन उठाएगी, न जाने रिसीवर के पास पुलिस वाला है कि नहीं है। उसने उठा लिया तो उसने जो वहाँ की जो भी वहाँ आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन पुलिस वालों को फ़ोन किया, उन्हें रास्ता कितनी देर में मिलेगा, कब तक वो उस बेटी तक पहुँचेंगे, और तब तक बेटी का क्या होगा? तब तक बेटी का क्या होगा? क्या बेटी सुरक्षित है? क्या उसकी सुरक्षा गारंटीड है? क्या उसकी सुरक्षा प्रामाणिक है? अगर चींटी जैसे छोटे जंतु के पास भी उसकी सुरक्षा का मौलिक अधिकार है, तो मेरी बेटी के पास सुरक्षा का मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? हाँ, वो सैनिक शिक्षा पास कर ले, जो सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उस सैनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को उसने पास कर लिया हो, इस बात पर हम जरूर ध्यान दें। लेकिन मेरी बेटी के पास सुरक्षा का मौलिक अधिकार होना चाहिए। इस देश के हर बालक, हर बालिका के पास सुरक्षा का मौलिक अधिकार होना चाहिए। अगर आपने उन्हें सुरक्षा का मौलिक अधिकार नहीं दिया तो यह जानिए देश सुरक्षित नहीं है। केवल बॉर्डर पर ही सीमाएं जरूरी नहीं हैं, सीमाओं पर ही सुरक्षा ज़रूरी नहीं है। देश के भीतर भी, इन सीमाओं के भीतर भी सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी बॉर्डर्स पर सुरक्षा ज़रूरी है। इसलिए बंधुओं, मैं यहाँ 2 मांग करता हूँ सरकार से। एक मांग ये कि 10 करोड़ की एक टेरिटोरियल आर्मी बनाई जाए जो अवैतनिक सेना की तरह काम करे, और दूसरा, इस देश में सैनिक सुरक्षा को फ्री किया जाए। सैनिक सुरक्षा को, सैनिक शिक्षा को शिक्षा में शामिल किया जाए, और तीसरा ये कि हथियार को लाइसेंस फ्री किया जाए। और ये मांग मैं ऐसी नहीं कर रहा हूँ जो दुनिया में कहीं नहीं उठी है। बहुत सारे पाश्चात्य देश ऐसे हैं जहाँ हथियार लाइसेंस फ्री है, कोई किसी को नहीं मार डालता है, सब आराम से रहते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि जैसे ही मैंने ये बात कही तो बहुत सारे लोगों के सिर पर बम फटा होगा, तो बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे। आपके प्रश्न और सुझाव आमंत्रित हैं। आप जरूर प्रश्न कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आप जो भी प्रश्न करेंगे, मैं उन प्रश्नों के उत्तर एक दिन वीडियो में जरूर दूंगा। मैं हमेशा उत्तर देता हूं। जब भी मुझसे कोई प्रश्न पूछता है वीडियोस में, जो गाली गलौज करते हैं उनके तो नहीं उत्तर देता हूं, लेकिन जो शिष्टाचार से प्रश्न पूछते हैं उनके उत्तर मैं जरूर देता हूं, सामने आकर उत्तर देता हूं। जितना मुझसे बन पड़े, जो मेरी योग्यता है उसके हिसाब से मैं उत्तर देता हूं। प्रश्न पूछिए, सुझाव भी दीजिए कि इसे और कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है और कैसे पुख्ता बनाया जा सकता है। मैं सबसे बुद्धिमान नहीं हूँ भाई, आप लोगों में मुझसे कई बुद्धिमान लोग बैठे हैं जो मुझे बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। आओ मिलकर काम करें, आओ देश की सुरक्षा के लिए काम करें, आओ इस देश को बचाएं। माने कि ये मेरी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, और मैं अपनी मातृभूमि, पुत्रभूमि और पुण्य भूमि की अगर रक्षा नहीं करूंगा तो संसार में कौन करेगा इसकी रक्षा? मेरे सिवाय कौन है इसका? कोई नहीं है। जो लोग इस देश को हरे रंग में पोत देना चाहते हैं, उनके 50 से ज़्यादा देश हैं दुनिया में। जो लोग इस देश को क्रॉस के निशान में लटका देना चाहते हैं, उनके 100 से ज़्यादा हैं इस देश में। लेकिन आपके कितने हैं? कितने देश हैं? कहाँ हैं आपके देश? है कोई देश? ये भी छीन लिया गया तो कहाँ जाओगे? एक ही रास्ता बचता है, जाओ डूब मरो हिंद महासागर में। इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं। इसलिए मित्रों, आओ मिलकर रक्षा के लिए कटिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों, तैयार हों, ताकि इस देश की रक्षा कर सकें। आपके विचार, आपके सुझाव, आपके प्रश्न आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आओ मिलकर एक मुहिम बने, मुहिम बनाएं, मुहिम बने। हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध हों, ताकि इस देश को व्यवस्था परिवर्तन दे सके। 19 जून को एक कार्यक्रम है, मैंने पहले भी आपको सूचना दी, आज भी देता हूं। जो लोग 18 जून को आएंगे वो नीचे
डिस्क्रिप्शन में जो आर्ष विद्याकुलम की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर अपना फॉर्म भर देंगे, ताकि मुझे यहाँ व्यवस्थाएं करने में आसानी रहे, और वहाँ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा, और इस व्यवस्था मुहिम को पंख भी हम लोग वहाँ देंगे ताकि हम देश भर में काम कर सकें। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए।